आज का टॉपिक है हम लोगों का वर्चुअल मेमोरी। आज देखेंगे कि किस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, कौन कौन से उसके लिए हार्डवेयर ज़रूरी है या क्या उसकी स्ट्रेटजी है। और सबसे पहले पॉइंट कि ये वर्चुअल मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, है ना। और उससे भी पहले हम एक छोटा सा डेफिनेशन इसके लिए रख लेते हैं कि वर्चुअल मेमोरी क्या है, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का यहाँ हमें बिल्कुल सिंपल सेंस में ये समझना है कि सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारे पास, यानी कि जो डिस्क का मतलब डिस्क पे अवेलेबल स्पेस को एज ए मेन मेमोरी यूज करने का कॉन्सेप्ट ही वर्चुअल मेमोरी। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के टर्म में मेमोरी का मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी, और उसके बाद जो भी मेमोरी हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज करेंगे अगर हम प्राइमरी मेमोरी की तरह, तो उस केस में कहेंगे कि हम वर्चुअल मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। तो सिंपल सा ये रखना है माइंड में कंक्लूजन, वर्चुअल मेमोरी मीन्स नथिंग सिंपली कि प्राइमरी मेमोरी को छोड़ करके सेकेंडरी मेमोरी को भी एज ए प्राइमरी मेमोरी ट्रीट करना ही वर्चुअल मेमोरी, इस कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी का वो कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे इसको क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो अब तक का डिस्कशन जो देखा हम लोगों ने, उसमें देखा कि हम लोग पेज के लिए पेजिंग के केस में भी देखा, या अभी तक का जितना सारा भी चीज़ है उसमें हम लोगों ने देखा है कि कोई भी प्रोसेस का जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो P1 का लॉजिकल एड्रेस स्पेस जितना भी है P1 है, अगर इसको जूम करते हैं इसका लॉजिकल एड्रेस स्पेस अगर 200 KB का है, तो हम लोगों ने अभी तक का जो स्ट्रेटजी फॉलो किया है उसमें यह है कि किसी भी प्रोसेस को जितने मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे मेमोरी की रिक्वायरमेंट हम उसी टाइम पूरी कर देते हैं जिस समय उसको एग्जीक्यूशन के लिए लाया जाता है। इसका मतलब कि जैसे ही प्रोग्राम या प्रोसेस जैसे ही प्रोसेस हमारा सीपीयू को अलॉट होता है, सीपीयू उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, उससे पहले हमें उसके जितनी रिक्वायरमेंट है मेमोरी की सारी ही मेन मेमोरी में लाकर रख देते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि किसी भी प्रोसेस को उसके एग्जीक्यूशन के टाइम ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेमोरी उसको दे दी जाए, क्योंकि जब उसका एग्जीक्यूशन होगा तो मेमोरी में जितने सारे पेजेज हैं वो सारे के सारे पेज की रिक्वायरमेंट उसी टाइम नहीं आ जाएगी, बल्कि अभी इस रेफरेंस में कुछ मेमोरी का यूज करेगा, फिर आगे एग्जीक्यूशन में कुछ का यूज करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि मान लें कि हमारे पास 10 प्रोसेस है, और 10 प्रोसेस के लिए हमने पूरी की पूरी मेमोरी रिक्वायरमेंट उसको मेन मेमोरी में अलॉट कर दिया। बट यहाँ पर क्या है, हर एक प्रोसेस अपना जितना अवेलेबल उसको मेमोरी करा रहे हैं सब में से कुछ कुछ पार्ट का ही यूज करेगा। इसका मीनिंग इनडायरेक्टली ये हुआ कि हमने मेन मेमोरी में बहुत सारे अननेसेसरीली पेजेस को ला दिया, मतलब वैसे पेजेस को ला कर रख दिया है हम लोगों ने जिसका प्रोसेस को अभी एट ए टाइम जरूरत नहीं, मतलब फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है। ठीक है। और दूसरा ये देखा गया कि कोई भी प्रोसेस है, ये जरूरी नहीं है कि उसको जितने सारे स्पेस की ज़रूरत है, जितने उसमें लॉजिकल एड्रेस स्पेस जितना है उसमें सारे के सारे उसको यूज ही करें, है ना। अगर किसी प्रोसेस को अगर 100 पेजेस हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 100 के 100 पेजेस यूज ही कर लेगा। हो सकता है कि वो 70 या 80 पेज यूज करे और बाकी के 20 पेजेस को कभी यूज ही नहीं करे, या यूज भी करे तो बहुत रेयरली यूज करे। तो यहाँ से दो बातें निकल के सामने आ रही है हमारे लिए कि एक तो हमने जो अब तक फॉलो किया है कि जिस समय एग्जीक्यूशन हो रहा है उसी टाइम सारे के सारे मेमोरी को ला कर रख दे रहे हैं, ये सही नहीं है। बल्कि ऐसा किया जाए कि जब प्रोसेस को जितने मेमोरी की जरूरत पड़े उसको ला कर दिया जाए, है ना। तो इस केस में ऐसा करने के बाद हम मेमोरी का बचत कर सकते हैं, और मेमोरी का बचत करने से फायदा होगा कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस को अलाउ कर सकते हैं, या फिर काफ़ी बड़े प्रोसेस को अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा कि हमें वो स्पेस बच जाएगा हमारा जो कि प्रोसेस कभी यूज ही नहीं करता है दूसरा, है ना। तो मेन मेमोरी के स्पेस का मैनेजमेंट हमारा बेटर हो जाएगा जब हम ऐसा स्ट्रेटजी फॉलो करें कि प्रोसेस का जिस समय एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है
उस समय हम उसके सारे पेजेस को मेन मेमोरी में लाकर नहीं रखें, बल्कि उसको कुछ इनिशियल पेज दिया जाए, है ना, कुछ स्टेटमेंट दिया जाए, और उसमें डिमांड पेज, जो कि आगे हम लोग स्टडी करेंगे इसके लिए, तो उसमें एक प्योर डिमांड पेज का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें बोलेगा कि हम प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम पे एक भी पेज लॉट नहीं करेंगे। जैसे वो रेफरेंस जनरेट करेगा तब हम एक पेज लाकर देंगे, है ना। तो देखेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डिमांड पेजिंग के थ्रू हम लोग वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आगे वाला स्लाइड में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके लिए दो बात कंफर्म हो गई कि इसको क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम मेन मेमोरी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे पेज ला कर रखते रहते पहले ही, जिसका कि एट ए टाइम कोई यूज नहीं है। और ऐसा होने की वजह से ये हो रहा था कि हमारे पास मेन मेमोरी लिमिट हो जा रही थी, क्योंकि हम अब ज़्यादा बड़े प्रोसेस को नहीं ला सकते थे, और नंबर ऑफ प्रोसेस भी कम हो जा रहा था, क्योंकि हर एक प्रोसेस के लिए हमने सारे पेज ला कर रख दिए, जो कि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेन मेमोरी का बेटर यूटिलाइजेशन के लिए यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया। वर्चुअल मेमोरी क्या बोलेगा कि हमें जो है, जिस प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट कराना है, हम उसके सारे पेज को ला करके मेन मेमोरी में नहीं रखेंगे, बल्कि हम उसके सारे रिक्वायरमेंट को बैकिंग स्टोर, मतलब डिस्क में रखेंगे, और जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम डिस्क से मेन मेमोरी में लाएंगे। ठीक है, तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया कि हमारा जितना मेन मेमोरी का साइज है, उससे हम ज़्यादा बड़ा प्रोसेस को रन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि मेन मेमोरी का साइज मेरा 4 GB का है, 4 GB का है मेन मेमोरी का साइज। ठीक है, और हमारे प्रोसेस अगर 8 GB का है, तो अभी हम इस प्रोसेस को क्या रन करा सकते हैं? नहीं रन कराएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम ऐसा बोल रहे हैं कि जिस समय प्रोसेस को सीपीयू अलॉट होगा, उसी टाइम इसको 8 GB पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट इसकी मेन मेमोरी में आनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं आ पाएगी, क्योंकि अपने मेन मेमोरी का ही साइज कम है। तो इस केस में हम लोग 8 GB के प्रोसेस को 4 GB के रैम पे एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। लेकिन वही जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, नहीं, हम जो सेकेंडरी स्पेस है, जो डिस्क है, जो डिस्क है, इसका भी यूज करेंगे मेमोरी में। एक तो मेन मेमोरी हो ही गया मेरे पास, और डिस्क का भी यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रोसेस को 8 GB की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट तो उस समय एट ए टाइम नहीं है ना, सारे के सारे 8 GB एक ही साथ तो यूज करेगा नहीं। तो हम आपके 8 GB के सारे रिक्वायरमेंट को यहाँ पे रख देंगे, और जब आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, उस वक्त हम आपकी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे पेज आपको अलॉट करते रहेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर काफ़ी बड़े प्रोसेस को भी अलॉट कर सकते हैं। अब इसको वर्चुअल मेमोरी क्यों बोला? वो इसलिए बोला कि यहाँ से जो भी प्रोसेस है, वो अगर अपनी तरफ से देखेगा तो क्या बोलेगा कि सारा का सारा जो 8 GB का रिक्वायरमेंट है, वो मुझे मेन मेमोरी में ही फुलफिल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल डिस्क के साथ ही हो रहा है। तो ये जो मेन मेमोरी का एक्सटेंडेड वर्जन आ गया, डिस्क को एज ए मेमोरी यूज करने की वजह से, इसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। क्योंकि सिस्टम के टर्म में जो डिस्क में जो स्पेस हम लोग यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल मेमोरी नहीं है। एक्चुअल मेमोरी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मेन मेमोरी होता है। इसीलिए डिस्क वाला जो स्पेस हम लोग मेमोरी के रूप में यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से इसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी का नाम देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, सिर्फ दो पॉइंट्स पे ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट ये कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के टाइम में ही उसकी सारी की सारी एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही। प्लस दूसरी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जितना प्रोसेस का डिमांड किया गया है, तो सबका सब यूजिंग। इसी दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे पास लॉजिकल मेमोरी का तो सारा का सारा चीज़ ओपन होगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इसको इम्प्लीमेंट करेंगे डिमांड पेजिंग के थ्रू। डिमांड पेजिंग का सिंपल मतलब
कि प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम ही प्रोसेस टेबल में सारे के सारे पेज नहीं आएंगे। उस समय आपके डिमांड के बेसिस पे पेज को डिस्क से मेन मेमोरी में लाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके। है ना, इसमें ही बता रहा है कि किस तरह से इसको यूज करेंगे। तो हम लोग इसको डिमांड पेजिंग के थ्रू हम लोग इम्प्रूव करेंगे, है ना, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे डिमांड पेजिंग के थ्रू या डिमांड सेगमेंटेशन। जिस तरह से पेजिंग होता है हम लोग सेगमेंटेशन भी हम लोगों ने देखा ही है। तो डिमांड पेजिंग से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा हम लोग आते हैं इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखते हैं, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिस कॉन्सेप्ट को, वो यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं। वही है अपना वर्चुअल मेमोरी किसी प्रोसेस का है ना, किसी प्रोसेस का ये वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी की साइज यहाँ पर देखो इस तरह से इंडिकेट किया गया है कि ये मेन मेमोरी की साइज से बड़ा है। ठीक है, ये मेमोरी मैप है, इसका पेज टेबल इसको बोल सकते हैं। मेमोरी मैप है इसको, हम लोगों ने पेज टेबल बोला था पहले। और ये क्या है, अपना मेन मेमोरी है। तो मेन मेमोरी के साइज से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है हमारे प्रोसेस का साइज। क्यों? क्योंकि हम मेन मेमोरी में पूरे के पूरे प्रोसेस को एक साथ नहीं लाने जा रहे हैं। हम पूरे के पूरे प्रोसेस को डिस्क में रख रहे हैं और इसकी ज़रूरत के अनुसार ही हम सिर्फ मेन मेमोरी में ला रहे हैं। तो एट ए टाइम अगर पेज नंबर 1 की ज़रूरत है तो सिर्फ पेज नंबर 1 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे फिजिकल मेमोरी में। पेज नंबर 2 की ज़रूरत है तो पेज नंबर 2 को लेकर आएंगे। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग वर्चुअल मेमोरी काफ़ी मेरी लार्जर सेट हो गई। नहीं, क्योंकि लार्जर हो गया क्योंकि डिस्क का स्पेस भी इसमें अब ऐड हो गया है एज ए मेमोरी। ठीक है, सिर्फ डिमांड के बेसिस पे इसमें चेंज करेंगे। देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब एक और देखो इस डायग्राम में कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस को, वर्चुअल एड्रेस स्पेस यहाँ पर एलोकेशन करते हैं तो डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट और हीप सेगमेंट। हीप के बारे में हम लोग जानते हैं क्या, डेटा स्ट्रक्चर में देखा था, हीप डायनेमिक एलोकेशन करता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हीप का यूज करते हैं। तो अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस का अगर रिक्वायरमेंट चेंज होता है, अगर कुछ इसको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत हो तो ये जो बीच में खाली जो स्पेस है, इस खाली स्पेस का यूज कर सकता है। मतलब हीप का साइज डायनेमिकली ग्रो कर सकता है और श्रिंक कर सकता है। इसी तरह से फंक्शन का जब एग्जीक्यूशन होता है तो भी स्टैक का साइज यहाँ पर या तो ग्रो कर सकता है और सिंक कर सकता है। तो इस तरह से डायनेमिकली जो मेमोरी हम लोग एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, उसका यहाँ पे बेटर मैनेजमेंट हो रहा है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हिप ग्रो करेगा तो इधर स्टैक सिंक करेगा, और स्टैक को भी ग्रो करना होगा तो इसी शेयर स्पेस में ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले अब इस तरह से वर्चुअल मेमोरी के केस में भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी के केस में भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। किस तरह से शेयरिंग होगा, जिस तरह से हम लोगों ने शेयर पहले किया था ना, कि शेयरिंग जो करते थे, शेयर पेज को हम लोग मोर देन वन प्रोसेस के पेज टेबल में एंट्री कर देते थे। उसी तरह से यहाँ पर भी लाइब्रेरी को भी शेयर करना होगा। तो इसी कॉमन स्पेस में जो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल था, जिसमें स्टैक और हीप दोनों ग्रो करते थे, उसी के थ्रू हम लोग शेयर पेज को वहाँ पे लोड कर देंगे। और शेयर पेज को जिस तरह से टेबल में मैपिंग करते थे उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। तो शेयरिंग भी फिजिकल वर्चुअल मेमोरी के केस में शेयरिंग भी अलाउड रहेगा और काफ़ी ईजिली इम्प्लीमेंटेड होगा।
अब आते हैं मेन, इसी के कॉन्सेप्ट पे हमारा पूरा का पूरा वर्चुअल मेमोरी डिपेंड कर रहा है डिमांड पेजिंग के केस में। डिमांड पेजिंग का क्या रहेगा कॉन्सेप्ट, वही जो हम लोगों ने अभी भी देखा था डिमांड पेजिंग के केस में। हम लोग वही करेंगे कि प्रोसेस को जितने सारे मेमोरी के रिक्वायरमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पे नहीं रहेगा, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। डिमांड पेजिंग मतलब जब आप डिमांड करोगे मेमोरी की पेज की, उसके अनुसार आपको डिमांड फुलफिल किया जाएगा। तो डिमांड पेजिंग के केस में मेन मेमोरी में प्रोसेस का पूरा मेमोरी नहीं अलॉट होगा, सिर्फ वही अलॉट होगा जो कि वो एग्जीक्यूशन के दौरान डिमांड करेगा। अब जैसा डिमांड रहेगा उसके अनुसार आएगा। तो जिस तरह से पहले हम लोगों ने केस में देखा था स्वैप इन और स्वैप आउट प्रोसेस को करते थे, तो यहाँ पे स्पेस नहीं रहने पे हम लोग प्रोसेस को स्वैप आउट कर देते थे। वैसे ही यहाँ पर हम लोग पेज को स्वैप इन और स्वैप आउट करेंगे, है ना। यहाँ पे होल प्रोसेस को नहीं स्वैप इन और स्वैप आउट कर रहे हैं, बल्कि स्वैपिंग के केस में जो पहले हम लोगों ने देखा था उसमें पूरे के पूरे प्रोसेस को स्वैपर उठाकर बाहर करता था मेमोरी से और फिर से वापस लाता था। तो चूंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ पेज को स्वैप इन और स्वैप आउट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको स्वैपर नहीं बोलकर यहाँ पर पेजर टर्म का यूज करेगा। पेजर, PAGER, पेजर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। सिंपल सा बिल्कुल फंडा है कि कोई भी प्रोग्राम को जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी यहाँ पे नहीं रहेगी, है ना। इसके पार्ट को स्वैप आउट कर देंगे और फिर उसको ज़रूरत पड़ने पे उसके प्रोसेस को लोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि लेस IO रिक्वायरमेंट है, लेस मेमोरी नीडेड है, क्योंकि हम लोग पूरे के पूरे प्रोसेस को बाहर नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ पेज को इन और आउट करते हैं। तो इसकी वजह से उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है। अब देखते हैं मेनली कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारे तो थ्योरेटिकल हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब आप लोग देखना। अब मेन ये इसको हम लोग देखते हैं जो अपने काम की चीज़ है ना, किस तरह से इसका वर्किंग होगा। सो नॉर्मल जो हमारा पेज बिल्कुल फेमिलियर डायग्राम है हम लोग का, इस तरह का डायग्राम हम लोगों ने पहले भी देखा है। इसमें क्या है, लॉजिकल मेमोरी है और ये इस प्रोसेस का पेज टेबल है और ये फिजिकल मेमोरी और ये बैकिंग स्टोर। वर्चुअल मेमोरी के केस में देखिए बैकिंग स्टोर भी पिक्चर में आ गया, है ना। बैकिंग स्टोर पिक्चर में आ गया। अब ये कोई प्रोसेस है P1, हम लोगों ने यहाँ पे जूम किया कि ये कोई प्रोसेस P1 है। P1 का पेज नंबर 0 पे A है, 1 पे B है, इस तरह से इसकी पूरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब प्रीवियस वाले केस में हमारे पास जो क्या था कॉन्सेप्ट कि पेज टेबल में हम लोग सारे के सारे पेज के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फ्रेम की एंट्री करते थे। ऐसा बोलते थे कि कोई ना कोई फ्रेम में तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रेटजी था कि प्रोसेस को एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के टाइम ही सारे के सारे पेजेस को मुझे मेमोरी में लाने हैं। तो जैसे ही उस समय मेमोरी में लाते थे तो उसका कोई रिस्पेक्टिव फ्रेम नंबर होगा और उसके रिस्पेक्टिव फ्रेम नंबर को हम लोग इसमें फ्रेम में एंट्री कर देते थे। लेकिन डिमांड पेजिंग के केस में जहाँ पे देखो यहाँ पर पेज लॉजिकल पेज नंबर 1 के लिए कोई फ्रेम नहीं दिया गया है, लॉजिकल पेज नंबर 3 के लिए कोई फ्रेम नहीं दिया गया है, लॉजिकल पेज 4 के लिए कोई नहीं फ्रेम दिया गया है, 6 के लिए भी कोई नहीं दिया गया है, 7 के लिए भी कोई नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि इनिशियली इस पूरे प्रोसेस का सिर्फ और सिर्फ 3 पेज को मेन मेमोरी में जगह मिला है और बाकी इसके सारे के सारे पेजेस कहाँ पे मेंटेन है, कहाँ मेंटेन है, बैकिंग स्टोर में। बैकिंग स्टोर में सारे के सारे पेज मेंटेन है, A B C D E F G सारे के सारे। लेकिन मेन मेमोरी में सिर्फ जो इसकी अभी जरूरत है A C और F को ही सिर्फ मेंटेन किया गया है और उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर इसका फ्रेम नंबर दिया गया है। जैसे पेज 0 जो है फ्रेम नंबर 4 पे है, पेज 2 है वो फ्रेम नंबर 6 पे है और पेज 5 है वो फ्रेम नंबर 9 पे है ना।
और साथ ही साथ एक और ध्यान देना यहाँ पर कि वैलिड और इनवैलिड बिट जो हम लोगों ने पहले देखा था, ये इसका प्रोसेस का है या नहीं है, वैलिड और इनवैलिड बिट। अब इसका वैलिड और इनवैलिड बिट को हम लोग ये बोलेंगे कि जिसके लिए वैलिड बिट सेट रहेगा वो पेज मेन मेमोरी में है, और जिसके लिए इनवैलिड सेट है वो पेज मेन मेमोरी में नहीं है। मतलब पेज नंबर 3 लॉजिकल एड्रेस स्पेस प्रोसेस जो P1 है उसका पेज नंबर 3 अभी मेन मेमोरी में नहीं है। वो पेज नंबर 3 अभी कहाँ है? पेज नंबर 3 है आपका बैकिंग स्टोर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्क कैसे होगा वो देखना है। चलो सीपीयू वर्क के लिए एज्यूम करते हैं कि सीपीयू नेक्स्ट डायग्राम में अगर, चलो यहीं पर डिस्कस करते हैं, आगे भी देख लेंगे डायग्राम में। मान लो सीपीयू है, ये सीपीयू है, यहाँ से कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, अगर इसने पहले वैसे एंट्री देखते हैं जो कि इसमें पेज में है। चलो पेज नंबर 0 का एड्रेस जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस, तो जैसे ही पेज नंबर 0 के लिए गया, देखा है पेज नंबर 0 पे क्या है, ए है कंटेंट। हम लोग पेज टेबल में आएंगे, पेज टेबल में आएंगे, देखेंगे यहाँ पे सर्च करेंगे कि पेज नंबर 0 की करस्पॉन्डिंग एंट्री है क्या। पेज नंबर 0 की करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि वैलिड बिट सेट है, इसका मतलब कि ये मेरा पेज मेन मेमोरी में है। तो फिर देखेगा मेन मेमोरी में कहाँ पर है, किस फ्रेम पे है, तो फ्रेम नंबर 4 पे है, तो जाकर 4 पे अपने पेज को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपने पेज डी को एक्सेस करता है, मान लो कि वो इसके लिए रेफरेंस जनरेट करता है अब डी के लिए, मतलब लॉजिकल पेज 3 के लिए, तो आएगा पेज टेबल में सर्च करेगा लॉजिकल पेज 3 के इसके अगेंस्ट देखेगा, देखता है यहाँ पर क्या कि जो बिट है यहाँ पर वो इनवैलिड आई सेट है ना। तो इनवैलिड बिट का यहाँ पे मतलब हो गया कि ये पेज नंबर 3 मेरा मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब कि इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा बैकिंग स्टोर में। तो जैसे ही यहाँ पर इनवैलिड दिखता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से एक ट्रैप जनरेट होता है, और वो ट्रैप फिर क्या करता है, जाता है बैकिंग स्टोर में, बैकिंग स्टोर में सर्च करता है इस डी को, और फिर सर्च करने के बाद उसको उस डी को किसी भी कोई भी जो खाली फ्रेम है, यहाँ पर बहुत सारे खाली फ्रेम है, उसमें से कोई एक खाली फ्रेम पे उसको डी को एंट्री कर देता है, और जो फ्रेम नंबर जिस पे एंट्री करेगा उस डी को उस फ्रेम नंबर जहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग टेबल में फिल कर देगा। ठीक है, टेबल में फिल करने के बाद फिर से सीपीयू को फिर से बोलेगा कि आप रीस्टार्ट करो, जिस इंस्ट्रक्शन को या जिस रेफरेंस को आपको स्टॉप किया गया था आप उसको अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर सीपीयू रेफरेंस जनरेट करेगा 3 का, दोबारा 3 का जनरेट करेगा, फिर से जाएगा इस टेबल में सर्च करेगा 3 के लिए उसको, और साथ ही साथ वो जो इनवैलिड बिट था उसको भी अब वैलिड सेट कर देगा, है ना। तो अब जैसे ही इसको वैलिड चेक हो जाएगा, वैलिड चेक होने के बाद देखेगा 3 की एंट्री कहाँ है, फ्रेम नंबर 12 पे है। अब वो फ्रेम नंबर 12 पे जाएगा और यहाँ पर इसको डी मिल जाएगा, है ना। तो जो यहाँ पर पेज मेन मेमोरी में इसको मिल जाएगा, है ना, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो पेज इसका मेन मेमोरी में नहीं मिलेगा उसके लिए ट्रैप जनरेट होगा, और वो ट्रैप जनरेट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से उसको जाके इधर सर्च करेगा। तो जो जो पेज यहाँ पे नहीं मिलेगा उसको मेन मेमोरी में, हम लोग उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट मतलब मेन मेमोरी में रिस्पेक्टिव पेज नहीं मिल पा रहा है। तो इस पेज फॉल्ट के केस में, ठीक है, क्लियर हुआ इस डायग्राम से? आई थिंक यहाँ से सब क्लियर हो गया होगा। आगे वाली चीज में देखते हैं। ठीक है, जस्ट इसी का है ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में। इस डायग्राम में भी वही है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं, है ना। चलो यहाँ पर सीपीयू जैसे इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट करते करते उसको ये रेफरेंस जनरेट किया, ये रेफरेंस जनरेट किया, जैसे ही यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसके लिए
बिट जो सेट है आई है, मतलब ये इनवैलिड है। इसका मतलब कि जिस पेज का मैं रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ, वो पेज मेरा पेज टेबल में नहीं है। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि पेज नंबर 7 का डिमांड करता है। समझने के लिए पेज नंबर 7 की डिमांड करता है, तो यहाँ से सर्च करना शुरू करेगा पेज टेबल में। पहले 0 एंट्री रहेगी, फिर 1, फिर 2, इस तरह से। तो यहाँ पर जब 7 के पास आएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर खाली है, कोई फ्रेम नंबर अलॉटेड नहीं है, और साथ ही साथ लेकिन इसका इनवैलिड बिट सेट किया हुआ है। तो जैसे ही इनवैलिड बिट मिलेगा तो ये क्या किया, यहाँ से ट्रैप जनरेट किया। वो ट्रैप गया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम इस ट्रैप का नेचर देखा और उसको आइडेंटिफाई किया कि ये कैसा ट्रैप है। उसने देखा कि ये पेज फॉल्ट ट्रैप है। तो पेज फॉल्ट ट्रैप होने के बाद वो जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यहाँ पे आ गया, एक्टिव हो गया एल्गोरिदम पेज फॉल्ट को हैंडल करने वाला। अब यहाँ पे आया, उसने बैकिंग स्टोर में इसको सर्च किया। बैकिंग स्टोर में वो कहाँ पर है। बैकिंग स्टोर में जब यहाँ पर पेज नंबर जो 7 रहेगा, उसको 7 को फिर से क्या करेगा, यहाँ पर फिजिकल मेमोरी के किसी फ्रेम में उसका अलॉटमेंट करेगा। तो यहाँ पर अलॉटमेंट करने से पहले फिर क्या करेगा, एक बार उसको सर्च करना पड़ेगा कि हमारे पास फ्री फ्रेम कौन कौन सा है। हम लोगों ने पहले देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ्री फ्रेम का लिस्ट भी मेंटेन करता है ना। तो उसी लिस्ट में से जो खाली फ्रेम रहेगा उस फ्रेम पे लाकर इस पेज को 7 को रख देगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये वाला फ्री फ्रेम है, तो इसी पे 7 को लाकर रख दिया, है ना। अभी लॉजिकल पेज जो 7 नंबर का था वह रखा गया यहाँ पर। तो उसके बाद फिर अब ये फ्रेम नंबर यहाँ पर रहेगा ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से, है ना। तो अब ये जो फ्रेम नंबर इसका जो है, फ्रेम नंबर 2 इसके करस्पॉन्डिंग वो फ्रेम नंबर अब पेज टेबल को अपडेट कर देगा। वो फ्रेम नंबर 2 यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। साथ ही साथ इस वैलिड बिट को अब इनवैलिड से वैलिड सेट कर देगा। और यहाँ पर फिर से इंस्ट्रक्शन जाएगा, यहाँ पर रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन को फिर से रीस्टार्ट करेगा। जब इंस्ट्रक्शन को फिर से रीस्टार्ट करेगा तो इसका रेफरेंस आएगा पेज नंबर 7 के लिए। 7 के लिए यहाँ पे आया, सर्च हुआ 7 में, देखा बिट वैलिड है, इसका मतलब पेज मेरा मेन मेमोरी में है। कौन से फ्रेम पे है, तो फ्रेम नंबर 2 पे है। गया फ्रेम नंबर 2 पे, फिर जाकर उसको एक्सेस कर, है ना। तो इस तरह से इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर एक केस आएगा राइज होकर के, तो यहाँ पर पॉइंट निकल के सामने आ रहा है कि हमने इतना सारा जो इधर पेज फॉल्ट होने के केस में हमको बैकिंग स्टोर जाना पड़ रहा है, फिर बैकिंग स्टोर से फिर इधर लेकर के आना पड़ रहा है पेज को। तो इसका बहुत सारा मेमोरी पेनल्टी होगा, है ना। क्योंकि मेन मेमोरी तो काफ़ी फास्ट है, लेकिन ये जो डिस्क है यहाँ पर तो काफ़ी स्लो है इसके कंपैरिजन में। अगर यहाँ पर मेन मेमोरी का एक्सेस अगर नैनो सेकेंड में होता है, तो यहाँ पर एक्सेस जो होगा वो एज मिली सेकेंड में होगा। तो काफ़ी मेमोरी का यहाँ पे टाइम का काफ़ी कंजम्पशन रहेगा। हमने मेन मेमोरी में स्पेस का तो बेटर यूटिलाइजेशन कर लिया। अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम बहुत लार्जर प्रोसेस को रन करा सकते हैं, है ना। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हमारा यहाँ पर पेज टेबल में जो फ्रेम नहीं मिला, तो उसके लिए हमें काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है, डिस्क से उठा कर लाना पड़ रहा है। तो मेमोरी पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ एक और है कि यहाँ पर जिस फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ कि ला करके रिप्लेस करेगा, हो सकता है कि यहाँ पर कोई फ्री फ्रेम ना मिले। तो फ्री फ्रेम नहीं मिलने के केस में क्या होगा, यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर जो फ्रेम है उसको हटाना पड़ेगा और फिर उसकी जगह पे लाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर सिलेक्शन एल्गोरिदम लगेगा कि किस पेज को यहाँ से हटाएं और उसके जगह पे लाएं दूसरे पेज पे। तो आगे देखेंगे हम लोग पेज फॉल्ट एल्गोरिदम, उसमें हम लोग इसके स्टडी करेंगे। तो अभी तक के यहाँ पर इतना ही हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या था, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डिमांड पेजिंग का यूज किया, डिमांड पेजिंग को कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद ये देखा कि हमारा स्पेस तो बेटर यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमारा जो है टाइम के रूप में हमारे पास काफ़ी पेनल्टी आ रही है। तो इस तरह से अभी तक के रिकॉर्डिंग के लिए, अभी तक के
इतना ही करते हैं, इसके आगे काफ़ी मतलब फाइल साइज भी काफ़ी बड़ी हो जाती है।